Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ ओमान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बताता चलूंगा क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, क्या चीज़ें मेंस के लिए रेलिवेंट है। उसके हिसाब से चाहो तो अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। नोट्स क्रिएट करने में परेशानी होती है तो ये पीडीएफ है जिसमें हर एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, अभी जस्ट इस आर्टिकल के बाद में हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को भी। तो चलिए फिर शुरुआत करें। आज का जो पहला आर्टिकल है ना, ये हमारे कल के द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, लाइव मिंट, सभी जगहों पर ये आर्टिकल की चर्चा हो रही है। और ये बेसिकली एक इंडेक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। उसका नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब आपको पता होगा हर साल ये इंडेक्स रिलीज होता है और मैं हर साल इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने चर्चा की थी और इस बार भी ये चर्चाओं में आ चुका है। देखो, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दर्शाता है कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जिनके सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स हैं। जिनके सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट होंगे, सिंपल सी बात है, इस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में उनकी रैंकिंग ऊपर होंगी। जिनके पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे, उनकी जो रैंकिंग है वो नीचे की साइड में यानी बॉटम की साइड में डिनोट की जाएगी। ठीक है, तो अभी के समय पर इंडिया की क्या स्थिति है दोस्तों, तो इंडिया ने मैसिव लेवल पर इंप्रूवमेंट किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। वो बेसिकली इन आर्टिकल्स में डिस्कशन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, सभी सोर्सेस आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। इंडिया ने एक बहुत बड़ी जंप पिछले साल के कंपैरिजन में मारी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। लास्ट ईयर दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 85th थी और इस बार हमारी रैंकिंग इंप्रूव होकर 77 के आसपास जा चुकी है। यानी भारत का पासपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजबूत तो हुआ है, लेकिन ये जो रैंकिंग है 77, ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस 77 रैंकिंग को भी हम लोग एज अ वीक ही कंसीडर करेंगे। तो इंडिया का पासपोर्ट आज भी जो ये वीक पासपोर्ट्स हैं उन्हीं में ही काउंट किया जाता है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे या बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा भी हमें फर्दर क्या क्या करना चाहिए जिसके आधार पे हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सर ये कमज़ोर पासपोर्ट मजबूत पासपोर्ट आखिरकार किस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि इस देश का पासपोर्ट स्ट्रांग है, इस देश का पासपोर्ट यहाँ पे वीक है। मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। चलिए फिर से एक बार और समझते हैं। अब सुनो, देखो मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करवा चुका हूं। जैसे अगर आज इंडिया से आपको कहीं पर बाहर जाना हो, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी इंडियन को यूएसए जाना हो तो उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी सारी चीज़ों की तो बाद में रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो है भारत की परमिशन, दूसरा यूएसए की परमिशन। इंडिया का पासपोर्ट उस व्यक्ति के पास में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बिना पासपोर्ट के जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपको इंडिया का पासपोर्ट लेना होगा। फिर इंडिया के पासपोर्ट के साथ क्योंकि आप यूएसए जा रहे हैं तो यूएसए से वीज़ा लेना होता है। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा बेसिकली जिस देश में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस देश की एक प्रकार की परमिशन होती है। लेट्स से जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, इंडिया से यूएसए जा रहे हैं तो हम यूएसए से वीज़ा लेते हैं कि हम आपके देश में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वो डिपेंड करता है यूएसए के ऊपर में कि यूएसए की गवर्नमेंट उस वीज़ा को अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो वीज़ा है लास्ट टाइम पे रिजेक्ट भी हो जाता है, जिससे वो व्यक्ति उस देश में नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये तो आप समझ गए पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब मैं आप लोगों से ये बोलूं कि कुछ पासपोर्ट दुनिया में ऐसे भी हैं कि केवल आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, केवल पासपोर्ट की। अब जिस देश में जाना है उस देश में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। आपके पास में उस देश का अगर पासपोर्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी पावर या फिर कह सकते हैं उस पासपोर्ट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे देशों में विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के। तो कहोगे ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, सुनो अब कैसे होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया की जो रैंकिंग है इस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 77 नंबर पे क्यों रखी गई है पता है? कारण क्या है? 77 नंबर पे इसलिए रखी गई है क्योंकि इंडिया का जो पासपोर्ट है,
ये अभी थोड़ा बहुत पावरफुल है। थोड़ा बहुत पावरफुल मतलब फिर भी कितना पावरफुल कि अगर किसी के पास में इंडिया का पासपोर्ट है, आपके पास में भारत का पासपोर्ट है, तो आप 59 कंट्रीज को, कितने 59 कंट्रीज को बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे इस पासपोर्ट की पावर को देखा जाता है। तो बेसिकली किसी भी पासपोर्ट के आधार पे जितने ज़्यादा देशों को बिना वीज़ा के विजिट किया जा सकता है, वो पासपोर्ट उतना ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। तो इंडिया का पासपोर्ट अगर किसी के पास में है तो वो 59 कंट्रीज़ को विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के। ठीक है, या तो बिना वीज़ा के चले जाएगा या उसमें वीज़ा ऑन अराइवल होगा, जाके वहाँ पर पहुँच गए सीधा हम लोग, फिर उसके बाद जाकर यहाँ पर वीज़ा ले लेते हैं। तो पहले से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट उस देश की नहीं होती, क्योंकि हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इंडिया का पासपोर्ट कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि केवल और केवल 59 देशों में आप जा सकते हैं बिना वीज़ा के इंडिया के पासपोर्ट के थ्रू। जबकि इस हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में पता है फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट रैंकिंग पर है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट कैसे है? अगर किसी भी व्यक्ति के पास में सिंगापुर का पासपोर्ट है ना, तो वो क्या कर सकता है? 193 कंट्रीज में, लगभग पूरे दुनिया में 193 कंट्रीज में बिना वीज़ा के जा सकता है, बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है 193 कंट्रीज में। इसलिए उसकी रैंकिंग ऊपर है। ठीक है, जो पासपोर्ट के आधार पे जितने ज़्यादा देशों को बिना वीज़ा के ट्रैवल किया जा सकेगा, उसी के आधार पे उसकी पावरफुलनेस को दर्शाया जाता है। क्लैरिटी मिल गई है ना कि एग्जैक्टली कैसे होता है, या फिर आप कह सकते हैं किस आधार पे हम इसको कमज़ोर या मजबूत कहते हैं। ठीक, आगे सुनिए। अब दोस्तों थोड़ा सा ना अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में ज़रूर से पढ़कर जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये ग्लोबल रैंकिंग है जो हमारे अलग अलग पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और ये पावर क्या होती है? ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि एक पासपोर्ट के आधार पे, किसी भी देश के पासपोर्ट के आधार पे आप कितने सारे देशों को विजिट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ वीज़ा। आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के आप कितने देशों में विजिट कर सकेंगे किसी पासपोर्ट पर, उस पासपोर्ट की पावर को दर्शाता है। ये इंडेक्स आखिरकार किस चीज़ पे आधार होता है, मतलब ये डेटा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? तो इस इंडेक्स में जो डेटा कलेक्ट करने के बाद में लिस्ट तैयार होती है, वो डेटा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है, ये वो बॉडी है जो दुनिया भर के ट्रैवल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करती है, उसी के आधार पे ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रेडी होता है। तो सर फाइनली 2025 में अगर आप देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हो चुकी है। लास्ट टाइम हमारी रैंकिंग 85 थी, इस बार 77 हो चुकी है, तो सीधा 8 प्लेस से हम लोगों ने जंप किया है। तो इंडिया का पासपोर्ट किसी के पास में है तो वो लगभग 59 कंट्रीज़ को या तो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है, या वहाँ पर पहुँचने के बाद में वीज़ा ले सकता है, यानी वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटी भी प्रेजेंट है 59 कंट्रीज़ में। तो 2 देश इस बार और ऐड हो चुके हैं, वो है फिलीपींस और श्रीलंका। तो फिलीपींस और श्रीलंका में भी अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, और बिना वीज़ा के जा सकता है। आपके पास में पासपोर्ट है, सीधा फ्लाइट पकड़ो, फिलीपींस पहुंचो, फिलीपींस के अंदर में आप जा सकते हैं। ठीक है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जबकि यूएसए या यूरोप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के लिए महीनों वेट करना पड़ता है, वो अप्रूव हो रिजेक्ट हो वो लास्ट में पता चलता है। मैंने बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज इंडिया का अगर पासपोर्ट है तो आप फिलीपींस, श्रीलंका, उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड, यहाँ सभी जगह पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया का पासपोर्ट है, इनफ है आपके पास में। समझ गए? तो रैंकिंग जरूर से याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, विच इज 77th रैंक। नाउ अब 2025 में अगर आप लोग देखोगे तो ग्लोबल पासपोर्ट लीडर्स कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंगापुर नंबर 1 पर है। क्यों? सिंगापुर का पासपोर्ट किसी के पास में है तो 193 कंट्रीज को वो विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के, तो इसलिए सिंगापुर नंबर 1 पर है। सिंगापुर के बाद 202nd नंबर पर जापान और साउथ कोरिया, दोनों के बीच में टाई हो जाता है। ये दोनों देशों का पासपोर्ट अगर किसी के पास में है तो 190 कंट्रीज को विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के। फिर थर्ड नंबर पर 7 देश आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के, जिनके बीच में टाई होता है। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन, इनके बीच में टाई होता है। ठीक है, और ये कितने कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं? अगर इन 7 देशों का वीज़ा है तो 189 कंट्रीज को विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के।
ठीक है। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए की रैंकिंग पहले के कंपैरिजन में गिरी है नीचे। तो यूएसए बेसिकली आज के समय पर 10th प्लेस पर है। यूएसए का वीज़ा है किसी के पास, सॉरी पासपोर्ट है, तो वो 182 कंट्रीज़ को बिना वीज़ा के विजिट कर पाएगा। यूके की बात करेंगे तो यूके की रैंकिंग भी नीचे गिरी है, वो 6th प्लेस पर आ चुका है। याद रखना यहाँ पर 180 कंट्रीज़ का एक्सेस मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर रैंकिंग्स हैं। फर्स्ट नंबर की रैंकिंग याद रखना सिंगापुर, उसके अलावा यूएसए की रैंकिंग याद रखना 10th प्लेस पर है। और सर क्वेश्चन यह है चाइना की रैंकिंग कहाँ पर है? चाइना भी तो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना कहाँ पर है? चाइना की भी स्थिति कुछ है अच्छी नहीं है, वो भी हमारे तरह ही है। जैसे इंडिया की रैंकिंग 77th है, वैसे चाइना की रैंकिंग यहाँ पर 60th है, 60वीं रैंकिंग है। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान का और भी बुरा हालत है, 103वें नंबर पर है वो। फिर लास्ट में अगर आप लोग देखोगे, और लास्ट बिल्कुल बॉटम वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो बॉटम में अफ़गानिस्तान है, इराक है, सीरिया है। ये वो देश आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं इस पर्टिकुलर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में। ठीक है, टॉप पर सिंगापुर, सेकंड जापान साउथ कोरिया, थर्ड पर 7 यूरोपियन नेशंस, फिर छठे और 10वें नंबर पर बता दिया, छठे पे यूके, 10वें पे यूएस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के लिए इसे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पासपोर्ट में रैंकिंग हमारी इंप्रूव होती चलेगी तो यानी कि हमें ज़्यादातर देशों के अंदर में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए जिनके पास में इंडियन पासपोर्ट होगा। इससे टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बाहर विदेशों में, एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो पिछले समय पर रैंकिंग इंप्रूव होना जो बेसिकली अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। तो अभी इंडिया को और भी कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशंस करने होंगे, बातचीत करनी होगी, कोशिश करना होगा वो सभी देश भी वीज़ा फ्री जो ट्रैवल है वो हमारे लिए अलाउ करें। क्योंकि जितने ज़्यादा देशों में इंडिया के पासपोर्ट से वीज़ा फ्री हम जा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा पासपोर्ट का रैंकिंग हमारा इम्प्रूव होता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि अपने देश के लोगों की हरकतें, ठीक है, वो भी डिपेंड करती हैं उसी के आधार पे। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसके बारे में पढ़ा रखा है कि जो इंडियन की इमेजेस हैं, इंडियंस की बाहर अब्रॉड में कोई ज़्यादा अच्छी इमेजेस क्रिएट नहीं की गई है। स्पेशली कई बार जो स्ट्रीट के फूड्स वगैरह हैं वो वायरल कर दिए जाते हैं, हाइजीन को लेकर डिस्कशन होता रहता है, बातचीत होती रहती है, कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आप भर भर के देखोगे इंस्टाग्राम की रीलों पर। भले ही वो वीडियो इंडिया की हो या ना हो, वो वीडियो बांग्लादेश की हो, बांग्लादेश की चल रही है स्ट्रीट फूड की, और उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब नीचे जो कमेंट्स है वो बेसिकली इंडिया के प्रति दिखाया जा रहा है, इंडिया के प्रति नफरत दिखाई जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, इमेज जो है वो इस तरीके से सेट की जा चुकी है। फिर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगेन यहाँ पर इंडियंस की बात आती है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ केसेस हैं भी ऐसे, एग्जैक्टली केसेस। मैं आपको एकदम रीसेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। एक महिला, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, यूएसए में, तो वो कह सकते हैं शॉप लिफ्टिंग कर रही थी। बहुत सारा जो सामान है वो यहाँ पर एक शॉप से चोरी कर लिया। वो महिला केवल और केवल एज अ टूरिस्ट के तौर पर यूएसए पहुंची, कुछ सामान वहाँ पे चोरी किया उन्होंने। चोरी किया तो यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में आप कह सकते हो ऑब्वियसली पकड़ी गई हैं, कैमरा वगैरह इतनी सिक्योरिटीज़ वहाँ पर मेंशन्ड हैं। तो जब वो पकड़ी गई तो बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो उनकी बनाई गई और वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी। और वो वीडियो यहाँ पर चल रही है कि इंडियंस, और फिर उसके नीचे कमेंट देखो अमेरिकन्स के, वो क्या लिखते हैं कि इंडियंस को अलाउ क्यों किया गया है यूएसए में, ठीक है, इनको हटाओ, ये क्यों अलाउ किया गया है, जबकि उन्हें नहीं पता उनकी जो इकॉनमी है उसको जो बूस्ट मिल रहा है वो इतनी ज़्यादा आगे चल रही है, वो इंडियंस की वजह से चल रही है। ठीक है, अब कह सकते हैं इंडियंस का जो रोल है उनकी इकॉनमी में वो बहुत बड़ा है। आज अमेरिकन सिटीजन से जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो सैलरीज वगैरह हैं वो इंडियंस कमा रहे हैं। वो सब चीज़, हाँ, उसी चीज़ के आधार पर ही फिर कोई ना कोई वजह देखी जाती है, उससे नफरत फैलाई जाती है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर है हमारा बिहेवियर भी, ठीक है, हमारा बिहेवियर कह लो, हमारा सिविक सेंस कह लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। अगर आप बाहर विदेश में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इंडिया की छवि के ऊपर में कोई असर ना पड़े, इंडिया की छवि को आप ख़राब ना करें। ऐसी कोई भी हरकत, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें कि हाँ सीधा वो बोलें कि ये इंडिया से आया है, इंडिया में ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको देश को सबसे ऊपर रख कर चलना होगा और उससे ऊपर कुछ है भी नहीं। तो पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, हमें अभी कुछ कंट्रीज़ के साथ में डिप्लोमेटिकली बातचीत करनी होगी, और अगर वो कंट्रीज़ हमको वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं तो इससे नेक्स्ट ईयर की जो रैंकिंग है उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारा आ सकता है। ठीक है, वो देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर जब ये इंडेक्स पब्लिश होगा। बाकी इस आर्टिकल से छोटी समरी लिखना चाहते हैं तो ये समरी आपके पास में 5 लाइनों में प्रेजेंट कर दी गई है। इसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। मैंने बताया ना, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे आते हैं। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पीडीएफ की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ये पीडीएफ जो आपने देखा जिसमें हम लोगों ने अभी ये आर्टिकल डिस्कस किया, उसके बाद अभी हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल के नोट्स मैंने आपके क्रिएट करवा दिए हैं कि इस एडिटोरियल में से क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे पॉइंट्स बनेंगे। ऐसे हर एक आर्टिकल की खबर आपको मिल जाती है। ये पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आपके करंट अफेयर्स का नोट्स का टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ डेली बेसिस पे अपलोड होता है, डेट वाइज अपलोड होता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना। सेटिस्फाई हो जाओ तो जाकर इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो पूरा ग्रुप है इसमें जो आप अमाउंट खर्च करोगे वो हैंड टू हैंड रिकवरेबल अमाउंट है, तुरंत रिकवर हो जाएगा, तुरंत रिकवर हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो डेली बेसिस पे पीडीएफ है वो तो मिलेंगे आपको, पुराने सारे पीडीएफ्स आपके हाथ में आ जाएंगे। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, पिछले जून से कवर करने हैं तो यहाँ पर, या इस बार जून से कवर करने हैं, वो पीडीएफ्स भी आपके साथ में अवेलेबल है, वो भी डेट वाइज। तो आराम से हर एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं, कोई भी आर्टिकल स्किप नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए फिर अगले आर्टिकल पर जंप करते हैं सीधा। पहले दोस्तों हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो एडिटोरियल थोड़ा सा काम का है, और ये एडिटोरियल थोड़ा साइंस बेस्ड एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को अंकुर बेतागरी ने लिखा है। अब ये जो राइटर के नाम वगैरह हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो डिस्कशन करते हैं कि भैया जो लाइव एनिमल्स हैं उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो और उसके बजाय यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉडल्स को अपनाओ, जो बेसिकली आज के समय पर दुनिया अपना रही है। क्योंकि होता क्या है, आजकल आप देखोगे साइंस के पर्पस से बहुत सारे जानवर हैं, फ्रॉग हैं, रैट हैं, उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो जिंदा जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करना एथिकली भी बिल्कुल सही नहीं है। तो जिंदा जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जो आज हम लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं, उस टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करा जा सकता है। समझ गए? अब वो कैसे किया जा सकता है आइए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल तो मैंने आपका तैयार किया है, लेकिन आर्टिकल से नोट्स बनाना, कुछ पॉइंट्स निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वरना ये आर्टिकल आपको भी पता है, मुझको भी पता है, मैं भी आपके प्रिपरेशन के दौरान इस स्टेज से गुजर चुका हूँ कि हम दोबारा ये अखबार उठा के नहीं देखने वाले, ठीक है। जो भी उठा के आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वो आपके खुद के नोट्स होंगे या पीडीएफ आपने बनाए होंगे वो होंगे। आप न्यूज़पेपर सीधा उठा के सीधा एडिटोरियल रिवाइज कर लोगे, आपका दिमाग कभी राजी नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए, अब ये आर्टिकल क्या बात करता है, ये कहता है कि देखो जो लाइव एनिमल्स आज के समय पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे आप देख पाते हो चूहों पे कुछ दवा का एक्सपेरिमेंट होता है, या फिर हम देख पाते हैं चूहों के अलावा जो बैट पे, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो एनिमल्स है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फ्रॉग्स पे एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है, ठीक है। कई बार आप कह सकते हैं नई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कई बार बोला जाता है कि जो कोविड है वो चमगादड़ से रिलेटेड है, ठीक है। चमगादड़ को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट चला था जिसकी वजह से कोविड वायरस कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है और वो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो अभी मतलब कोविड को लेकर तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिनका कहना है ओरिजिन ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं वैसे हुआ, ठीक है। उसमें एक रिपोर्ट ये भी कहती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये चीज़ सही है? हाँ, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से सही है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहले क्या हो रहा था, पहले जिंदा जानवरों पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बट आज के समय पर बायोलॉजिकल मॉडल्स आ चुके हैं। हम अपने लैब के अंदर, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन ग्रो करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो लैब में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को जब ग्रो किया जाता है तो भैया उस पर टेस्ट करो ना। अगर उस पर टेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये कंपैशनली भी बेटर होगा, क्योंकि हमें वो जो जानवर है उस पर दया दिखानी ज़रूरी है, एक करुणा, अपना एथिक्स आ जाता है बीच में। साइंटिफिक एडवांसमेंट के पर्पस से भी अगर हम देखें तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उस एनिमल की प्रोटेक्शन करें, ना कि एक्सपेरिमेंट करके उसको मार दें। तो इसी को लेकर राइटर ने कुछ आइडियाज़ हमारे सामने प्रेजेंट करें। पहला आइडिया वो कहते हैं कि देखो ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम एनिमल्स को एक प्यार, काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करना उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करवाता है, जो हम आज के समय पर कह सकते हैं फील नहीं कर सकते कि वो एनिमल कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है।
तो वो सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करके। ऑल्टरनेटिव सर यही है कि जब आप आज के समय पर लैब के अंदर में बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं, मतलब जो टिश्यू होता है ना, उस टिश्यू को, उस टिश्यू सेल्स को ग्रो किया जाता है। ग्रो कर करके यहाँ पे आजकल लैब ग्रोन मीट भी बन रहा है, ये भी आपको पता होगा। लैब में टिश्यूज़ भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे ऑर्गन जब आप आर्टिफिशियल तरीके से बना देते हैं तो उस पर जितना ज़्यादा टेस्ट होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी जानवर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ राइटर ये भी कहते हैं कि अगर आप अर्ली 1900 में देखोगे तो यूएस की सरकार ने एक बार जो ये एक्सपेरिमेंट है, कुछ खानों का एक्सपेरिमेंट, फूड का एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे किया गया। जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बोरेक्स का एक्सपेरिमेंट इंसानों पे किया गया। लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स दोस्तों यहाँ पर बाद में कह दिया गया कि यह अनप्रेडिक्टेबल है। ह्यूमन ट्रायल्स जो है, अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग जेनेटिक्स हैं, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो लोग हैं, जब हम इंसान पे ये ट्रीटमेंट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंसान जो है वो एक सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता, सब में अलग अलग रिएक्शन नज़र आता है। ये बात बोलकर क्या कर दिया गया, उस ह्यूमन के ऊपर जो टेस्टिंग हो रही थी, करना है तो ह्यूमन पे करो, तब आपको सफरिंग्स पता चलेंगे कि हाँ वो सफरिंग्स क्या हैं। तो जो ह्यूमन पे टेस्टिंग स्टार्टिंग में की गई, उसको ये बोलकर कि हर एक ह्यूमन में अलग रिएक्शन आता है, इस वजह से हम ह्यूमन पे टेस्टिंग नहीं करेंगे। और ये डिसाइड किया गया कि हम जानवरों के ऊपर टेस्टिंग करना शुरू करेंगे, और जानवरों पे टेस्टिंग करना यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बन गया। और आज के समय पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स पूरी तरह से चलते हैं। और एनिमल टेस्टिंग दुनिया में एक मॉरली बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठता है, एथिकली भी क्वेश्चन उठता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है इस तरीके से यहाँ पर एनिमल्स को मार देना, उनको सफ़र करवा करवा के मारना, तड़पा तड़पा के मारना? क्योंकि एनिमल टेस्टिंग को देखोगे तो साइंस के पर्पज़ से भी वो अनरिलायबल है। जैसे आपने ह्यूमंस को लेकर ये बात बोली है, वैसे ही ये बात सिंपल तरीके से एनिमल्स पर भी अप्लाई होती है। कैसे? कि जो एनिमल टेस्टिंग है ये भी हमेशा कोई सटीक तो होती नहीं है, एक्यूरेट नहीं होती है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस में जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, सारे रिएक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, हर एक ह्यूमंस अलग तरीके से रिएक्ट करता है। वैसे एनिमल्स में भी है, एनिमल्स की भी ऊपर जो टेस्टिंग हो रही है वो भी सटीक नहीं है, ठीक है। वो भी आप सही तरीके से सटीक नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हर एक एनिमल, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितनी भी दवा का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है तो उनके साथ भी अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो एनिमल बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी के बराबर नहीं है। तो साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एनिमल टेस्टिंग है वो एनिमल टेस्टिंग भी यहाँ पर वीक है, कमज़ोर है। तो एनिमल टेस्टिंग करो क्यों? ठीक है। और एनिमल टेस्टिंग अगर आप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं वो टेस्टिंग ह्यूमंस पे अप्लाई करेंगे तो एनिमल्स ह्यूमंस में बहुत डिफरेंस है। वो सिमिलर टेस्टिंग ह्यूमंस पे काम भी नहीं करेगी, और ऐसी बहुत सारी टेस्टिंग फेल हो जाती है जो एनिमल में सक्सेसफुल रहती है, बाद में ह्यूमंस में फेल हो जाती है। अल्टीमेटली आपने क्या किया था, एक ऐसी दवा बना रहे थे जिससे इंसान में क्या किया जा सके, उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। आपने उसके लिए इतने सारे एनिमल्स पे टेस्टिंग की और एनिमल्स को मार दिया। लेकिन टेस्टिंग करने के बाद में जब दवा तैयार हुई, आप कहने लगे कि यहाँ पर बिल्कुल ये इफेक्टिव है, लेकिन ह्यूमंस पे जब ट्रायल हुआ तो ह्यूमंस पे फेल हो गया। रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी बॉडीज़ डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे फेलियर होते हैं। तो आर्टिकल यही हाईलाइट करता है कि आज के समय की जो ये रीजनरेटिव मेडिसिन बन रही हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग है, इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम आर्टिफिशियल मसल्स बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज आप पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल पेनक्रियाज बनता है, आर्टिफिशियल स्किन बनती है, ब्लड वेसल्स, हार्ट, बोन मैरो, ये सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो जिंदा एक जानवर को इस्तेमाल करने की बजाय आप ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई चीज़ें जो बिल्कुल रियलिटी में ही उसी तरीके से काम करती हैं, उस पे आप प्रयोग कीजिए जितना आपको प्रयोग करना है। क्योंकि एक राइटर हैं, उन्होंने ये भी आप कह सकते हैं मांग की है कि आज ना एक लॉ है हमारे पास में, वो लॉ है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। एनिमल्स के ऊपर में जो निर्दयता दिखाई जाती है उसको रोकने के लिए ये कानून लेकर आया गया 1960 में। और फिर एक राइटर ये कहते हैं कि इस कानून के अंदर में हमें बदलाव करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। और अमेंडमेंट क्या करना चाहिए? अमेंडमेंट ये करना चाहिए क्योंकि इस कानून में अगर एनिमल्स को कोई मार पीट रहा है उसकी तो सज़ा है, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी सज़ा नहीं है। तो हमें इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और इसमें यह कहने की ज़रूरत है कि भाई लैब में ग्रो किए हुए जो ऑर्गन्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर लो टेस्ट करने के लिए, जितना पॉसिबल हो सके आप लाइव एनिमल्स का इस्तेमाल मत करो। और इसको बेसिकली लॉ में इंक्लूड करना होगा, कानून में इंक्लूड होगा, तभी एनिमल्स पे जो टेस्टिंग है उसको काउंटर किया जा सकता है।
ये इनका कहना है, क्योंकि जितने भी आपको लॉज या कानून देखने को मिलेंगे वो अकेले एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं दे सकते, या फिर आप कह सकते हैं उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, जब तक हमारा वो माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, जब तक हम साइंटिफिक मेथड्स में बदलाव नहीं लेकर आएंगे। साइंटिफिक मेथड्स वही जो अपना एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। जब तक आप लैब ग्रोन ऑर्गन्स पे टेस्टिंग करना शुरू नहीं करोगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। तो हमें माइंडसेट में चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या एनिमल पे टेस्टिंग बन भी रही है तो उसके शरीर को चीर फाड़ मत करो, उसके इनसाइड में यानी बॉडी के इनसाइड कोई टेस्टिंग ना करो। आउटसाइड कोई टेस्टिंग है तो वो हो सकती है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं एथिकली देखने को मिल जाएगा, सही है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप साइंस के लेवल पर एडवांस करना चाहते हैं, साइंस के लेवल में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, तो एनिमल्स के जान के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर क्रिएट करना वो एथिकली सही नहीं होगा। इस चीज़ को हमें समझना होगा और हमें एनिमल्स को भी समझना होगा, अपने बायोडाइवर्सिटी को समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस सफरिंग्स को भी समझना होगा। उसी के आधार पे डिसाइड करना है कि कैसे हम नॉन एनिमल बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, इसके भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, बट खाली खोजने की ज़रूरत है। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो पहला एडिटोरियल तो हो गया समाप्त। यह है दोस्तों आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल। ये एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर प्रेजेंट है, याद रखिएगा। और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे वैसे दो आर्टिकल है। एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, सो डोंट वरी। वीडियो के एंड में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा है कि इज द प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसीज। ये आर्टिकल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, लंबा चौड़ा ये प्रेजेंट है कि जो आज के समय पर भारत में या दुनिया में प्लास्टिक की जितने भी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं वो करंट समय पर हमारी अलग अलग पॉलिसीज की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज वो आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं आज के समय पर धोखा दे रही हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं पोल्यूशन को कम करना, ग्रीन पॉलिसीज़ को फॉलो करना, तो ये केवल और केवल आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने धोखा देने का काम किया है और आज भी वही चल रहा है। तो प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से लोगों को ट्रिक कर रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। आइए मैं उसके बारे में समझाता हूँ और इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, भारत के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, वो भी डिस्कशन किया गया है, तो वो भी पढ़कर जाइएगा, काम का है। ठीक है, तो सुनो शुरुआत कैसे होती है। इस आर्टिकल में पहली चीज़ यहाँ पर ये कहते हैं कि आज जितनी भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं, प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो अपने नए तरीके अपना रही हैं बेवकूफ़ बनाने का, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का। और वो तरीके दोस्तों बिल्कुल जैसे तंबाकू की कंपनियां कर रही हैं ना, बिल्कुल वही तरीका अपना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया है। तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू वाले ऐड दिखाते हैं। ऐड क्या दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर ये स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, लेकिन ऐड दिखाने के बाद भी प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब भाई घातक है तो हटाओ, इसको बनाओ ही मत, काम खत्म। प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग उसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे, बना क्यों रहे हो? ठीक है, पहली चीज़ ये है। वही प्लास्टिक को लेकर सिनेरियो है। प्लास्टिक क्या कहता है, मतलब प्लास्टिक की जितनी भी इंडस्ट्री है वो पब्लिक को ब्लेम कर देती हैं। वो कह देती है कि जो ये पब्लिक है वही यहाँ पर इसको रिसाइकिल नहीं कर पाती है, वही प्लास्टिक को सही से हैंडल नहीं कर पाती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रखते, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी तो बनती है कि वो जो मटेरियल बना रहे हैं उसको रिसाइकिल किया जा सके। क्योंकि वो करते क्या है, प्लास्टिक इंडस्ट्री ये कहती है कि ये मटेरियल रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल मतलब इस प्लास्टिक को वापस से यूज़ में ले लिया जाएगा, लेकिन वो रिसाइक्लेबल एग्जैक्टली रियलिटी में होता नहीं है। तो पब्लिक कहाँ से उसको रिसाइकिल कर पाएगी? तो ये ब्लेम गेम चल रहा है। उसके अलावा रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है फिर ये जो कंपनी है अपने आप को बचा लेती हैं और सारा का सारा बर्डन लोगों पर डाल देती हैं कि भैया इनकी गलती है क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। ठीक है, कि अब तंबाकू वाले भी कहेंगे भाई हम तो लिख के दे रहे हैं कि भाई ये स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, कि भाई ये हेल्थ के लिए घातक है, लोग तो खुद ही पी रहे हैं। तंबाकू तो यही कहेगा ना, कंपनी तो यही कहेगी कि हमने तो लिख दिया था, लेकिन लोग तो खुद पीने लगे। तो ये शिफ्ट क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो जिम्मेदारी है वो कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक टैक्टिक तो इनके थ्रू ये इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा टैक्टिक्स यहाँ पर आप कह सकते हैं आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, वो है फंडिंग मिसलीडिंग साइंस। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तंबाकू की इंडस्ट्री को लेकर बात हो रही है। तंबाकू की इंडस्ट्री क्या करती है, अलग अलग स्टडीज़ को फंड करती है कि भाई ऐसी स्टडी बनाकर वेबसाइट पे पब्लिश कर दो जिस स्टडी के अंदर में जो स्मोकिंग का रिस्क है वो कम से कम दिखाया जाए। यानी कि आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उसके रिस्क कम है ना, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देगा सिगरेट। ऐसी स्टडी को ये लोग ज़बरदस्ती पीछे से पब्लिश करवा रहे होते हैं ताकि लोग कहें कि भाई स्मोकिंग हार्मफुल ही नहीं है, ताकि तंबाकू की कंपनियां चलती रहें। वही प्लास्टिक इंडस्ट्री कर रही है।
प्लास्टिक इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, पब्लिक में रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि देखो पब्लिक में क्या बोला जा रहा है कि सर हमने ऐसी प्लास्टिक बनाई है जो रिसाइकिल हो जाएगी, आप यूज़ कर लो, इसको वापस से रीयूज़ में ले लिया जाएगा, फिर रीयूज़ में ले लिया जाएगा, फिर रीयूज़ में ले लिया जाएगा, तो ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा इन इंडस्ट्री का कहना है। लेकिन उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करना कितना कॉस्टली मेथड है ये नहीं पता, टेक्निकली कितना ज़्यादा भयानक मेथड है ये नहीं पता, हमें कितने प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये नहीं पता। तो एट द लास्ट रिजल्ट क्या निकल कर आया कि पब्लिक को मिसलीड कर दिया गया। इससे अच्छा यहाँ पर कुछ सस्टेनेबल मेथड्स के ऊपर में काम किया जा सकता था जिससे वाकई में एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तीसरा अगर आप देखोगे तो इनकी टैक्टिक्स क्या है, वो है ग्रीन वॉशिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल तंबाकू की बात करेंगे, तंबाकू यहाँ पर क्या आजकल मार्केटिंग क्या हो रही है कि थोड़ी बहुत जो सिगरेट है ना, मतलब सिगरेट पीना ठीक है इंजरियस है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पी लिया तो वो हेल्दी मानी जाती है। इस तरीके की मार्केटिंग चल रही है ताकि लोग कंजम्पशन करें। अब वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे वो एक एडिक्शन बन जाएगा। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न प्लास्टिक्स ने अपनाया। प्लास्टिक्स वाले भी ये कह रहे हैं कि देखो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उस पर हमने बायोडिग्रेडेबल लिख दिया, भले ही वो हो ना हो हमने लिख दिया बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो गलत तरीके से गुमराह हो रहा है ये हमारे एनवायरमेंट को, हमको हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। फिर यहाँ पर देखोगे पता है टारगेट किससे बनाया जा रहा है, जो OECD कंट्रीज़ हैं यानी जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। जितने भी अमीर देश हैं वो अमीर देश अपने देशों में प्लास्टिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा टाइट नियम कानून रख रहे हैं जिससे ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये कंपनी सोचती है भाई यहाँ से फटाफट निकलो, और निकलने के बाद में जितने भी ऐसे देश हैं एशिया और अफ्रीका में जहाँ पर प्लास्टिक को लेकर नियम बहुत कमज़ोर है वहाँ पर अपनी कंपनी फैक्ट्री लगाते हैं ताकि प्लास्टिक को बना के दुनिया में सप्लाई हो सके। और अभी आप देखोगे एशिया में इतनी सारी फैक्ट्री लग चुकी हैं कि प्लास्टिक का कंजम्पशन कम होने के बजाय बढ़ता चले जा रहा है, और 2060 तक मेंशन किया गया है प्लास्टिक का कंजम्पशन एशिया में 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और दुनिया में जो हमारा बिल्कुल सदर्न लेवल है, यानी हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, एशिया की, साउथ अमेरिका की, यहाँ पे वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, कूड़ा कबाड़ा बहुत इन देशों में देखने को मिलेगा। और कई बार इनकी एक इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल मीटिंग में प्लास्टिक की फैक्ट्री के इतने सारे जो ओनर्स हैं वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि डिसीजन को अपनी साइड में इन्फ्लुएंस करके लिया जा सके। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना होगा क्योंकि ये नुकसानदायक केवल एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, वो जो प्लास्टिक से इतने सारे हैजार्डस गैसेस निकल रहे हैं वो हमारे लिए भी खतरनाक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंडिया कैसे मैनेज कर रहा है इन सब चीज़ों को। देखो भारत में जितना भी कूड़ा करकट या वेस्ट आपको देखने को मिलता है उस वेस्ट को उठाने के लिए कुछ लोग होते हैं, वो कूड़ा उठाने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं वेस्ट पिकर्स। ये इंडिया में एक इनफॉर्मल सेक्टर का कह सकते हैं वर्क है। तो इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जितना भी रिसाइकिल्ड प्लास्टिक होता है जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, वो रिसाइकिल प्लास्टिक 70% रिसाइकिल प्लास्टिक प्रोसेस किया जाता है इनफॉर्मल वर्कर्स के माध्यम से। रैग पिकर्स यहाँ पर चाहे बच्चे हो महिलाओं हो, ठीक है, उनसे बोला जाता है कूड़ा लेकर आओ, तो वो कूड़ा उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको रिसाइकलर्स तक पहुँचाते हैं, फिर रिसाइकलर्स उसका पैसा देते हैं इन्हें, ठीक है, और रिसाइकलर्स फिर उन प्लास्टिक को रिसाइकिल करने लगते हैं। तो इसमें कहोगे समस्या क्या है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं रिसाइकिल तो हो रही है ना। समस्या यह है कि जो ये वेस्ट पिकर्स हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए जिनको रखा गया है, उनको आपने कोई इक्विपमेंट दिया, कोई यहाँ पर उनको प्रोटेक्टिव किट्स दी? नहीं, कुछ नहीं। ना ही उनको कोई मास्क दिया। वो जो कूड़ा है वो हैजार्डस वेस्ट है, वो पुअर कंडीशन में सारे के सारे ये वेस्ट पिकर्स फिर उन कूड़े को उठाते हैं और इतने सारे जहरीले मटेरियल्स जो है उसके कांटेक्ट में ही आते हैं। कई बार प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस इनका है भी नहीं, समझ रहे हैं। तो एट द लास्ट क्या होगा, इनकी जान ही चली जाएगी इन सब पोल्यूशन की वजह से, इन सब हैजार्डस गैसेस की वजह से। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। कल ही हमने नमस्ते के बारे में डिस्कशन किया था जब मैंने आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। तो नमस्ते स्कीम जो है ये साल 2024 में लॉन्च की जाती है और इसका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी साफ सफाई को काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, वेस्ट वर्कर्स, कूड़ा बटोरने वाले यहाँ पर वर्कर्स हैं, तो इनको फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लेकर आया जा सके। फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे लेकर आएँ कि भाई उनको अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाएं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दो, कम से कम सोशल सिक्योरिटी कवरेज दो, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाओ ताकि वो जो यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से किया जा सके, उनके लाइफ के ऊपर में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उनकी जान ना जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे मई 2025 तक बताया जा रहा है 80,000 से ज़्यादा वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेटा इस स्कीम में पब्लिश कर दिया गया है।
तो अभी हमें और भी ऐसे वर्कर्स को खोजने की ज़रूरत है जिनको नमस्ते स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो पहुंचाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट की साइड से चलाया गया, ये तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पहला स्टेप है। दूसरा कदम जो सरकार ने चलाया है वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का नियम है, जिसको 2022 में वापस से अमेंडमेंट किया गया, बदलाव करा गया। इस वाले लॉ के अंदर में देखोगे तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यह बोला गया कि भाई प्लास्टिक के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्लास्टिक के प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारी को कंज्यूमर्स पे नहीं थोप सकते। ये प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई जो भी कूड़ा इन्होंने जनरेट किया है उस कूड़े की जिम्मेदारी ये भी लेंगे। और अपनी कंपनी के अंदर में ये कुछ नए नए मेथड्स बनाएंगे जिससे जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है वो कूड़ा कलेक्ट करेंगे, उनको रिसाइकिल करवाएंगे, उनको डिस्पोज भी करवाएंगे। तो ये जिम्मेदारी उन प्रोड्यूसर्स की भी बनती है, केवल लोगों या फिर कह सकते हैं देश के नागरिकों की नहीं बनती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना बंद करो, खुद भी काम करना शुरू करो। ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हो गए। क्लियर हो गया? तो ये आर्टिकल भी दोस्तों हो गया हमारा समाप्त। सीधा आएंगे अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ये वाला जो टॉपिक है ये आज के न्यूज़पेपर में साइंस वाले पेज पर आपको मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल एडिशन के न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं तो सीधा आपको छलांग मारनी है अखबार के बिल्कुल लास्ट वाले पन्ने पर, आखिरी वाला पेज। वहाँ पर यह आर्टिकल मिल जाएगा, साइंस के आधार पर है। इसके बाद विटामिन डी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है वहाँ पर। डेली एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो एडिटोरियल से जस्ट पहले ये साइंस वाला पेज मिलेगा, जिसको अक्सर लोग स्किप करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, चाहे साइंस पेज हो, चाहे एडिटोरियल हो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हो, एवरीथिंग सब कवर करते हैं। ये आर्टिकल प्रेजेंट है, इसको जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको लिंक कर पाओगे। यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा है? डिस्कशन यह है हाउ प्लैनेट्स बिगिन टू फॉर्म। कैसे जो ग्रह होता है, जो प्लैनेट होता है, वो कैसे बनता है, उसको लेकर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। आइए समझते हैं, क्योंकि ऐसी एक नई प्रक्रिया होती भी नजर आ रही है अंतरिक्ष में, जो कि साइंटिस्ट को खुश कर रही है, क्योंकि साइंटिस्ट उसको समझ पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे, हाँ इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या इस तरीके से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जब हम बात करते हैं ग्रहों की, तो एक प्लैनेट, अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है? अर्थ है, जिस पे जीवन है। अभी तक तो हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिला नहीं है जिस पे जीवन हो, जिस पे लोग रह रहे हो। होगा, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी तक तो अर्थ ही प्रेजेंट है ना, समझ गए? तो वैसी तो खोज हुई नहीं है। तो प्लैनेट जैसी अर्थ जो है, ये अचानक से तो बनी नहीं है कि हाँ भाई अभी नहीं थी, एकदम रातों रात में अचानक से एक ग्रह बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। वो ग्रह धीरे धीरे करके बनता है, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। धीरे धीरे उसमें जो गैसेस हैं, डस्ट है, वो इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, देखो कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखोगे कि एक डिस्क होती है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। वो डिस्क इस प्रकार से नजर आती है। इस डिस्क के अलग अलग नाम हैं। एक स्टार होता है जिसके किनारे यहाँ पर इस तरीके से, बीच में सितारा है, जिसके किनारे यहाँ पर क्या होता है, एक बादल सा घूम रहा होता है। एक ऐसा बादल जिसमें ढेर सारी गैस भरी हुई है, जिसमें ढेर सारा डस्ट भरा हुआ है, बहुत सारा कूड़ा है, डस्ट है, ठीक है, रेत, मिट्टी, पार्टिकल्स, जितने भी ये सब कुछ प्रेजेंट हैं। उसके अलावा गैसेस प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा। तो ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड जो बना है ना किनारे किनारे डस्ट पार्टिकल्स का, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क जो है धीरे धीरे करके घूम रहा होता है एक छोटे से स्टार के इर्द गिर्द। ये कौन सा स्टार है दोस्तों? ये यंग स्टार है। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे सितारे बनते हैं, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब स्टार बन रहा होता है, यंग जो स्टार होता है, इस यंग स्टार के किनारे किनारे ऐसे हम लोगों को ये गैसेस के बड़े बड़े जो सर्कल्स है वो नजर आते हैं, जिसको हमने डिस्क बोला है, बेसिकली प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला है। इस डिस्क में बहुत सारे गैसेस भी हैं और डस्ट भी हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नए नए प्रकार के स्टार्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये सौर मंडल है, ये कब बना? आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ये बनकर आता है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि ये चट्टानें बनी कैसे, ये पृथ्वी कैसे बनी, दूसरे ग्रह कैसे बने, ये हम जानना चाहते हैं, इसके पीछे क्या था। तो इसको समझने के लिए हमें ये पता करना होगा, मतलब कि आसपास अगर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है उसको स्टडी करना होगा। तो एक प्रक्रिया चल रही है दोस्तों हमारे स्पेस में। एक स्टार है जिसका नाम है होप्स 315, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टार है और ये कहाँ पर है? ओरियन में। ओरियन क्या है? एक प्रकार का कॉन्स्टिलेशन। आप कहोगे कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन बेसिकली स्टार के थ्रू बनाया गया एक कह सकते हैं फिगर होता है। जो सितारों से, स्टार से एक फिगर बनती है उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे ये एक फिगर बन रही है स्टार से एक फिगर क्रिएट हो रही है, ये कॉन्स्टिलेशन कहलाएगा। लेकिन ये फिगर किस चीज़ की है? ये ओरियन की फिगर है।
ठीक है, एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और इसको हमने इस तरीके से मिला दिया तो एक फिगर बन गई। ये कॉन्स्टलेशन कहलाया। लेकिन ये किस चीज़ का फिगर है? वो ओरियन है। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, एक स्टार है जिसका नाम है होप्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली होप्स 315 चर्चाओं में था। ये क्या है? कोई हथियार है? क्या है? तो ये यंग स्टार है, याद रखिए। और ये सितारा कहाँ पर है? इसी ओरियन कॉन्स्टलेशन के बीचों बीच में सितारा बना हुआ है। और इस स्टार के, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार के किनारे किनारे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी है, तो इस होप्स 315 के किनारे किनारे भी एक डिस्क बन रही है। और वो जो डिस्क है, उस डिस्क में भी बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारा डस्ट है, और डस्ट के साथ साथ बहुत सारी गैसेस उस डिस्क में भी प्रेजेंट हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी स्टार के किनारे किनारे जो ये डिस्क है दोस्तों, उसको स्टडी किया। कैसे स्टडी किया? क्योंकि अंतरिक्ष में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स का यूज़ कर रखा है। एक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा यहाँ पे है अल्मा टेलीस्कोप। अल्मा टेलीस्कोप चिली में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो दो टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने ये सारी की सारी प्रक्रिया नोटिस की है और ये इन्फॉर्मेशन नीचे पृथ्वी पर हमें भेजी, हमारे साइंटिस्ट को भेजी है। और वो प्रक्रिया के अंदर में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो होप्स स्टार है, इसके किनारे किनारे एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, और उस डिस्क में ढेर सारी डस्ट है, और डस्ट के साथ साथ यहाँ पर क्या है, उसमें गैसेस भी हैं। अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में होता क्या है, सुनिए। ये जो डिस्क है, ये स्टार के बिल्कुल करीब घूम रही होती है, मैंने आपको बता दिया। और इस डिस्क के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 1027 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन करो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस डिस्क में जिसमें डस्ट है और गैसेस हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है, तो इससे छोटे छोटे जो डस्ट हैं, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो डस्ट हैं दोस्तों, वो क्या कर जाते हैं, वो भाप की तरह उड़ जाते हैं, वो भाप बन जाते हैं। और भाप बनने के बाद में आप ये भी देखोगे कि ये जो डस्ट है, डस्ट तो बेसिकली सॉलिड के फॉर्म में है, छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल है, वो सॉलिड है। लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा गर्मी हुई जिससे वो भाप बन गए एकदम से, और भाप बनने के बाद में क्या होता है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैसेस में कन्वर्ट जब हो जाते हैं तो यही गैसेस में दिखाई देती है। और रिसेंटली जो यहाँ पर ये होप्स स्टार जो है, इसके जो डिस्क बना है किनारे, उस डिस्क में जो गैस डिटेक्ट करी गई है उसका नाम है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। इसमें एक गैस पाई गई है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, याद रखना। ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा कंकड़ इवापोरेट हो जाए, भाप बन जाए। याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है। तो इसका फॉर्मेशन होता है जब डस्ट इवापोरेट हो जाए। ठीक है, अब ये डस्ट भाप तो बन गई, गैसेस बन गई। गैसेस बनने के बाद में धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसी डिस्क के अंदर जो डिस्क घूम रही है, उसी डिस्क के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि वो गैसेस ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है ना, तो वो सॉलिड होने लगती है। क्योंकि ये जो वेपराइज गैस हुई थी, ये जो गैस थी वो एकदम से ऊपर उठी। नीचे जो टेम्परेचर है इस डिस्क में वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये ऊपर उठती है तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। थोड़ा ठंडा होने के बाद में ये गैसेस वापस से एक कठोर रूप लेती हैं, सॉलिड मिनरल का रूप लेती हैं। और ये सॉलिड मिनरल्स जो हैं धीरे धीरे करके इकट्ठे होते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया उसी डिस्क में चल रही है, उससे अलग नहीं चल रही है। उसी डिस्क का एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो डिस्क बहुत बड़ी है, तो उसमें एक ऊपर का एटमॉस्फेयर भी है, नीचे का एटमॉस्फेयर भी है। तो नीचे यहाँ पर गर्मी है, जिसकी वजह से यहाँ पर डस्ट पार्टिकल गैस बन गए, गैस बन के उठा ऊपर हल्का सा, उसी डिस्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। जब वो उठा तो ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो वापस सॉलिड मिनरल्स बन गए, खनिज पदार्थ बन गए वो। और वो मिनरल्स धीरे धीरे करके सॉलिड पार्टिकल बनते हैं, और ऐसे मिनरल्स बनते रहते हैं, आपस में जुड़ते रहते हैं, और इकट्ठे होते होते यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। एक हमारा जो कह सकते हैं ये ग्रह है वो बनता है। समझ गए? तो ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं ये पाए भी गए, कहाँ पर पाए गए? पृथ्वी से। पृथ्वी पे कई बार ना अंतरिक्ष से बहुत सारे एस्टेरॉइड गिरते हैं जो मीटियोराइट कहलाते हैं। जब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो मीटियोराइट कहला जाते हैं। तो उसको हमने स्टडी किया, तो ऐसे ही मिनरल उनमें भी पाए गए, फॉस्फराइज्ड एंड उसके अलावा एंस्टेटाइट, सिलिका, ये सब चीज़ें पाई गई। और ये सब चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। तो ये प्रोसेस हमको ये समझाता है कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा था। क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गेन की थी, लेकिन जो अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। क्योंकि ये जो स्टेप हो रहा है, इससे यहाँ पर जो गैसेस हैं, वो जो स्टार के किनारे हैं, उससे जो ये प्लैनेट बन रहा है, ये रॉक्स बिल्ट होते हैं, रॉक्स धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं साथ में, जिससे प्लैनेट, चंद्रमा या एस्टेरॉइड जैसी चीज़ें बनती हैं। समझ गए? ये क्रिस्टल्स कहाँ पर हैं? उसी सब प्रक्रिया मैंने आपको बताया ना, सारा का सारा कहाँ पे काम हो रहा है? उसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में हो रहा है, जो स्टार के किनारे किनारे डिस्क बना हुआ है। और ये सब कैसे पाया गया? वही जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप, या फिर आप कह सकते हैं कि अल्मा जो टेलीस्कोप है, ये चिली के अंदर में है, इसी के माध्यम से ये सब कुछ नोटिस करा गया है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो पहला एविडेंस मिल चुका है कि किस तरीके से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में। ये हमको धीरे-धीरे करके और भी दर्शाएगा कि कैसे यूनिवर्स और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। समरी लिखनी है, छोटा-सा 5 पॉइंट में समरी है जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इनमें ना प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें जैसे होप्स क्या है पूछ लेगा, है ना? उसके अलावा ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है ये पूछ लेगा, या टेलीस्कोप अल्मा टेलीस्कोप कहाँ पे प्रेज़ेंट है? चिली में प्रेज़ेंट है, चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं जो याद रखनी है। कहोगे आज के न्यूज़पेपर में कहाँ पर आर्टिकल प्रेज़ेंट है? ये आप देखोगे वो रहा वो जो आर्टिकल, एक लंबा-चौड़ा आर्टिकल था, पेज में फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरीके से इसको फिट किया है, पूरे पेज पर इसने जगह घेर ली है। ठीक है, तो ये पूरे पेज पर इसने जगह घेर ली है, आप आराम से पीडीएफ में से इसको पढ़ पाएंगे, इस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्मा ने यहाँ पर ये खोजा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या था, फिर बाद में टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डिस्कशंस हैं वो सारे कर लिए हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। काम खत्म, आगे आते हैं। अब दोस्तों कल का हमारा एक एडिटोरियल रह जा रहा था, ये वाला आपको याद होगा। कल मैंने बोला था कि सर एक एडिटोरियल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम के बारे में डिस्कशन करता है, क्या करता है आइए बात करते हैं। रियलिटीज़ बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क के बारे में थोड़ा सा बात हो रही है। जो राइटर हैं पी जॉन कैनेडी, तो इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है और ये बात करते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम है इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ठीक है, ये कल वाला आर्टिकल है, याद रखना। कल मैंने जो स्किप कर दिया था एडिटोरियल, है ना, कि हमने टाइम ज़्यादा हो रहा था तो हमने सोचा था कि आज डिस्कस करेंगे। फाइनली डिस्कशन शुरू करते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने देखा जो दुनिया भर के देश हैं वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ शिफ्ट हो गए, लोग अपने घरों से काम करने लगे। बहुत सारे लोगों का मानना यहाँ पर यह था कि यही आगे भविष्य भी होगा, लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देगा। लोग खुश हो रहे थे कि हाँ वर्क फ्रॉम होम आ जाएगा, क्योंकि इससे ऑफिस का खर्चा भी कम हो जाता है। नहीं तो ऑफिस को इलेक्ट्रिसिटी का, गार्ड्स का, सिक्योरिटी का बहुत सारे खर्चे पे करने होते हैं। तो ऑफिस ओपन ही नहीं करना हमने, एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना लेना एक जगह पर, वहाँ से लोगों को नौकरी दे देना है, लोग अपने घर से बैठकर काम करते रहेंगे। तो लोग सोचने लगे भाई अब मज़ा आने लगेगा, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, घर से बैठ के काम करेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है, घूमने फिरने जाएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं जो रियलिटी है वो रियलिटी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। इतना आसान नहीं था वर्क फ्रॉम होम, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और आज के समय पर जो लोग चाहते हैं वो उनको मिला ही नहीं, और भी ज़्यादा टिपिकल उनकी लाइफ हो गई वर्क फ्रॉम होम में। तो एक ग्लोबल सर्वे होता है 2024-25 में, ये सर्वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया और इस सर्वे में 16,000 एजुकेटेड वर्कर्स, और ये जो 16,000 वर्कर्स हैं दोस्तों, ये अलग अलग 40 देशों से स्टडी करे गए, यानी इन वर्कर्स के हैबिट को स्टडी किया गया है। तो हमें पता ये चला कि ये सभी लोग ये चाहते हैं कि एक सप्ताह में कम से कम 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन यहाँ पर इनको घर से काम करने को मिले। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल उनको 1 से 1.5 दिन ही मिलता है कि वो घर से काम कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो वर्क फ्रॉम होम है ये कोविड के बाद में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो लोगों ने सोचा था फ्यूचर होगा वो फ्यूचर है नहीं, वापस से लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऑफिस से यहाँ पर ये सारा वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आज के समय पर आप वर्क फ्रॉम होम देखोगे तो होता है लेकिन बहुत कम लेवल पर। जैसे यूएसए, यूके, कनाडा में एक सप्ताह में 1-1.5 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। ठीक है, घर से काम करने के लिए दे दिया जाता है उन वर्कर्स को। एशिया में देखोगे इंडिया, चाइना, जापान, वहाँ पे 1.1 डेज़ का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है जो कोविड में एक समय पर सभी लोग अपने घर से जो काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पता है क्या उठता है? क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ये जो रिमोट वर्किंग है ये एशिया में इतने ज़्यादा पीछे क्यों है? एशिया में वर्क फ्रॉम होम आज भी पीछे क्यों है? क्योंकि अगर आप आज भी देखोगे यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम। एशिया में बिल्कुल नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे एशियन देश जो हैं, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, जितने भी यहाँ पर ये एशियन कंट्रीज़ हैं, इन एशियन कंट्रीज़ में ये माना जाता है ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जा रहा है तो वो ऑफिस के प्रति ज़्यादा लॉयल है, ज़्यादा डिसिप्लिन है और ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा सीरियसनेस से काम करता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटिज्म, याद रखिएगा प्रेजेंटिज्म। एक और टर्म आ गया। प्रेजेंटिज्म मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिज्म मतलब ये होता है कि ऑफिस में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका मानना होता है, एक बिलीफ होता है कि अगर हम जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पर जाएंगे तो हमारा आउटपुट ज़्यादा होगा, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट वैसा होता है। जैसे आज हम लाइब्रेरी जाते हैं, कहते हैं लाइब्रेरी में एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई लिखाई का, इसलिए हम लोग पढ़ पाते हैं, है ना? तो वो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंटिज्म की यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मेंशन कर दी गई। दूसरा यहाँ पे मेंशन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, कि बहुत सारे देश आज के समय पर क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं एशियन देशों में, उनके घर पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
इंटरनेट जो है वो अनरिलायबल है। कोविड में मैं भी अपने जब घर पहुंचा था तो मेरे घर की साइड में इंटरनेट एक्सेस नहीं था। इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया था यार, बुरी तरह से। तो मतलब ये कोविड की बात बता रहा हूँ। आज के समय पर सभी जगह पर ये इंटरनेट, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो पहुंच रहा है, वाईफाई पहुंच रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे रिमोट एरियाज़, विलेज वाले एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है। तो जो घर हैं उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम होगा कैसे? सब कुछ तो इंटरनेट पे, वाईफाई के आधार पे ही हो रहा है ना? फिर एक आता है जेंडर इशू। देखो, जो महिलाएं हैं, वेमेन हैं, स्पेशली मदर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके कुछ बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा रिमोट वर्क मांगती हैं देन मैन। वो ज़्यादा चाहती हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम मिले। क्यों? क्योंकि मदर्स को अपने फैमिली की केयर पे भी ध्यान देना है, घर का काम भी करना है। तो यहाँ पर ये पता चला रिसर्च में, मदर्स चाहती हैं उनको एक सप्ताह में कम से कम 2.5 से 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। ठीक है। दो जो चाइल्डलेस वुमेन है वो कम दिन चाहते हैं, लेकिन जिनके पास में बच्चे हैं वो सोचती हैं कि बच्चे की भी केयर हो जाएगी, बच्चे पे भी थोड़ा ध्यान दिया जा सकेगा, फैमिली पे भी ध्यान दिया जा सकेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो महिलाएं ज़्यादा चाहती हैं वर्क फ्रॉम होम, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो महिलाएं हैं उनको वो वर्क फ्रॉम होम मिल नहीं रहा है। ठीक है, कई बार उनको अनपेड हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है, चाइल्ड केयर करना पड़ता है, बच्चे का ध्यान रखना है, घर का सारा काम करना है, वो अनपेड काम ही तो है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कई बार महिलाओं के लिए ज़रूरी बन जाता है, नेसेसिटी बन जाता है कि इसके माध्यम से वो अपने घर को भी मैनेज कर पाती हैं, उसके अलावा ऑफिस का काम भी कर पाती हैं। इससे उनको सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि हाँ, मेरे पास में एक नौकरी भी है और मैं घर का काम हर चीज़ बैलेंस करके चल पा रही हूँ। लेकिन मैन की जब हम लोग बात करते हैं तो मैन, स्पेशली उन पुरुष की बात कर रहे हैं जिनके पास में बच्चे नहीं है, विदाउट किड्स, वो भी चाहते हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम मिले। रीज़न अलग है। रीज़न वो चाहते हैं कि हमारे पास में ज़्यादा फ्रीडम होगी, टाइम होगा, अपना हेल्थ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, हॉबीज़ पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं, रिलैक्सेशन पे टाइम दे सकते हैं, जो डेली ऑफिस का स्ट्रेस होता है वो यहाँ पर कम हो सकता है, ये उनका कहना है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। घर से भी काम करोगे तो ये जो हेल्थ है, हॉबीज़ एंड रिलैक्सेशन, इसके लिए टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से वापस आ रहे हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि वो नहीं चाहते वर्क फ्रॉम होम करना, क्योंकि घर से जब काम करते हैं तो वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, अकेले अकेले वर्क करना होता है। और जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एक टीम शामिल होती है, साथ में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, तो एक टीम स्पिरिट बना रहता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो लोग ना सफ़र करने लगते हैं अकेले अकेले रह के। और अकेले अकेले रहने के बाद में कह सकते हैं जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। घर में ही हैं, स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे रहना, बैक पेन होना, आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आइसोलेशन की समस्या कि भाई बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ काम करते करते, डिजिटल फटीग हो सकता है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आर्गोनॉमिक नहीं होते। ऑफिस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर जो चेयर है या जो डेस्क है वो आर्गोनॉमिक होता है। आर्गोनॉमिक मतलब आपके बॉडी में दर्द ना हो, आपके बॉडी के लिए फिट ज़्यादा हो, उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। आपकी डेस्क वगैरह बनाई जाती है। घर पे तो वो चीज़ें हैं नहीं। घर पे यहाँ पर सीधा अपना हिसाब से ही डेस्क बनाया जाता है, रखा जाता है, तो आर्गोनॉमिक नहीं होता। इससे बैक पेन वगैरह होता है, बैक पेन की समस्या होती है, वो यहाँ पर बोलते हैं राइटर। तो राइटर कहते हैं एट द लास्ट सोल्यूशन क्या है, अल्टीमेट उपाय क्या है, बताओ वर्क फ्रॉम होम करें या ना करें? तो सोल्यूशन यह है, हाइब्रिड मॉडल पे फोकस करना होगा कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में ऑफिस वर्क, दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। ज़्यादातर नौकरियों में ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, इससे जो वर्कर्स हैं वो अपने घर पर भी थोड़ा ध्यान दे पाएंगे, साथ ही साथ में अपने वर्क पर ऑफिस में भी आ पाएंगे, तो टीम स्पिरिट भी बना रहेगा, घर से भी काम होता रहेगा। जब उनका मन है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जब ऑफिस जाना है तो ऑफिस से काम कर सकते हैं। इससे ब्रेक्स भी अच्छे रहेंगे, रूटीन भी मिलता रहेगा और अपना जो कोई प्रेशर है वो ज़्यादा प्रेशर उस व्यक्ति के मतलब माइंड पे वो जनरेट होगा नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यहाँ पर ये करना होगा, पहली बात तो, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना कि अगर वर्क फ्रॉम होम दिया तो जो गाँव में लोग हैं या डेवलपिंग एरियाज़ वहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वो परेशान होंगे। तो पहली बात तो उनको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करवाना, ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उसके अलावा जो होम ऑफिस के अंदर में हम अपग्रेड्स करते हैं, घर के अंदर में जब ऑफिस बना रहे होते हैं, आप एक सेटअप बना रहे होते हैं कि वहाँ पे बैठ के अच्छे से काम हो सके, उसमें थोड़ा पैसा प्रोवाइड करवा दे, पैसों का सपोर्ट दे दे कंपनी, या टैक्स बेनिफिट्स मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम वर्क फ्रॉम होम को और साथ ही साथ में अपने नॉर्मल वर्क्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। एट द लास्ट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि देखिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमें आगे बढ़ना है तो फ्लैक्सिबल मॉडल की ज़रूरत है। केवल एक मॉडल ये नहीं है कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए या परमानेंट ऑफिस वर्क कर दिया जाए। ऑफिस में इंसान है तो भी स्ट्रेस्ड हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होम है तब भी स्ट्रेस्ड हो जाएगा, आइसोलेशन की वजह से, अकेले रहने की वजह से। तो हम हाइब्रिड मॉडल चला लेंगे तो कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम, कुछ समय के लिए ऑफिस, तो एक इंसान का जो स्ट्रेस है वो नहीं डेवलप होगा। कुछ समय परिवार के साथ भी रहेगा तो वो परिवार से आइसोलेट नहीं हो पाएगा या ऑफिस से आइसोलेट नहीं हो पाएगा, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। ये लास्ट में कंक्लूजन राइटर ने मेंशन कर दिया है। ठीक है,
चले फिर आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के समय पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ये सब चर्चाओं में है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में परसों बिल्कुल डिटेल से समझा चुका हूँ, पूरा सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी आज दोस्तों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है विच इज़ अबाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट यहाँ पर कई बार रेफर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 143 के तहत। तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करने की। तो ये आर्टिकल वैसे आज दूसरा है, जो पेपर में पब्लिश हुआ है वो दूसरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल दूसरा है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल रिपीट हुआ है, सीधा सीधा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आर्टिकल ये रिपीट हुआ है। और ये नोट्स जो है ना दोस्तों, ये मैं बनवा चुका हूँ आपको। देखो पहले हम ये वाला कलर यूज़ करते थे, याद है? तो ये हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये आज नहीं पढ़ाने वाला। कहोगे सर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सर हम आज नए जुड़े हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए परेशान मत हुए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे अपने साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। अगर इसे पढ़ाऊंगा तो फालतू में अभी टाइम और वेस्ट हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ रखा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो कहेंगे सर वीडियो इतना लंबा हो गया है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 19 मई का वीडियो आप लोगों ने देखना है। क्या लिखना है? 19 मई 2025 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव, ठीक है। द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव आप लिख दोगे, मेरा चैनल मिल जाएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा 19 मई का। 19 मई के वीडियो को ओपन करना, टाइम भी बता रहा हूँ, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। सीधा 42 मिनट्स पर चले जाना, 42वें मिनट पे चले जाना। ये आर्टिकल मिल जाएगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर क्या चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पावर क्या होती है, सब कुछ डिटेल से डिस्कस कर रखा है। बाहर के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैसे अलग है, ये भी हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर एक बार यहाँ से जाकर पढ़ लें, और किसी को रिवाइज़ करना है तो वो यहाँ से रिवाइज़ कर सकता है। 19 मई 2025 42वें मिनट पर चले जाना, आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त कर लिया है, सेशन ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ में पढ़ते हैं आगे, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।